नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक गुरु रिव्यू विकास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इस सेशन में बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट इंटरनल के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने दोस्तों आप लोगों के बीच में वेल्डिंग एक्सटर्नल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, और इस सेशन में हम लोग आप लोगों के बीच में वेल्डिंग डिफेक्ट इंटरनल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील पार्ट 1 to 7 में 7 पार्ट में इसका वीडियो बना करके हम आप लोगों के बीच में इस टॉपिक को शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ चाहिए आप लोगों को तो कमेंट कीजिए करस्पॉन्डिंग, उसका हम रिप्लाई करेंगे और आप लोग का ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपना वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट, जैसे कि आपको लास्ट सेशन में बताया, 2 कैटेगराइज करते हैं: एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट एंड इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट। एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट जो सरफेस डिफेक्ट होता है, आप ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट सेशन में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, जो कि हम जैसा कि हमने बताया था कि जो एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट है वो हम आइदर विजुअली आंख से हम देख सकते हैं, या फिर जो आंख से विजिबल नहीं है उसके लिए डीपीटी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफेक्ट कैसा है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट जो सब सरफेस में होता है, या फिर इंटरनल में इंटरमीडिएट या किसी पोजीशन में सरफेस के अंदर होता है। दोस्तों, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड रेडियोग्राफिक टेस्ट आरटी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसमें भी जो सरफेस डिफेक्ट होता है, मतलब जो डिफेक्ट सरफेस के जस्ट करीब, जस्ट नीचे, लेकिन ओपन सरफेस पे ओपन नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है, सच टाइप डिफेक्ट को हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको एमपीटी बोलते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल। दोस्तों, फर्दर इस सेशन के बाद हम डिफरेंट टाइप जो एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट। दोस्तों, बात करते हैं स्लैग इंक्लूजन की। स्लैग इंक्लूजन एक इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो होता क्या है, कैसे होता है? इफ देयर इज एनी स्लैग इन वेल्ड, देन इट अफेक्ट द टफनेस एंड weldability of given material. This decrease the structural performance of the weld material. Slag is formed on the surface of the weld or between the welding run. दोस्तों, अगर स्लैग फॉर्मेशन हो गया अगर कहीं वेल्डिंग के अंदर, वेल्डिंग रन के अंदर, तो इससे क्या होगा? मटेरियल का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये तो अपना जान लिया। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्ट्रक्चर में? इसका कारण क्या होता है? कॉज ऑफ स्लैग बात करते हैं दोस्तों। तो पहला क्या है? स्लैग इज फॉर्म्ड इफ द वेल्डिंग करंट डेंसिटी वेरी स्मॉल एज इट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट फॉर वेल्ड द मेटल सरफेस। अगर स्लैग फॉर्मेशन का चांस कब रहता है? जब करंट डेंसिटी होता है बहुत कम हो। उस केस में क्या होता है कि मेटल सरफेस, जो मेटल का सरफेस है वो पूरा रूप से मेल्ट नहीं हो पाता है, और मेल्ट नहीं हो पाता है तो ये जो स्लैग है फ्लोट आउट करके बाहर नहीं आ पाता है। सेकेंड है, इफ द वेल्डिंग स्पीड इज टू फास्ट देन ऑल्सो मे ऑकर, स्लैग में ऑकर। अगर वेल्डिंग स्पीड फास्ट है उस केस में भी स्लैग फॉर्मेशन का चांस रहता है। थर्ड, इफ द एज ऑफ वेल्ड सरफेस is not clean properly then also slag may fall. अगर जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं, वेल्डिंग का जो फेस, वेल्ड फेस है, वो प्रॉपर तरीका से अगर क्लीनिंग नहीं है तो उस केस में भी स्लैग फॉर्मेशन हो सकता है। चौथा क्या है दोस्तों? इम्प्रॉपर वेल्डिंग एंगल एंड ट्रेवल रेट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। अगर वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड का एंगल भी अगर गलत है, प्रॉपर नहीं है, या ट्रेवल स्पीड भी गलत है, तो उस केस में हम क्या होगा? स्लैग फॉर्मेशन का चांस रहता है, स्लैग इंक्लूजन का चांस रहता है वेल्डिंग। दोस्तों, स्लैग इंक्लूजन का रेमेडी क्या है? इसको कैसे क्या करें कि ये स्लैग इंक्लूजन नहीं हो वेल्डिंग?
पहला क्या है दोस्तों, इंक्रीज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बढ़ाने से स्लैग इंक्लूजन का चांस घट जाता है। और करंट डेंसिटी को हमें देखना है दोस्तों, पार्टिकुलर जो मेरा WPS है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नहीं कि ओवर करंट करके, उसको भी फॉलो करना है हमको। सेकंड क्या है, एडजस्ट द वेल्डिंग स्पीड सो दैट स्लैग एंड वेल्ड पूल डू नॉट मिक्स टू ईच अदर। वेल्डिंग स्पीड को एडजस्ट करते हैं, जैसे स्लैग का जो पूल बनता है वेल्डिंग के दौरान और मोल्टेन मेटल का जो पूल बनता है वो दोनों अलग अलग हो जाए, मिक्स ना हो। थर्ड क्या है दोस्तों, क्लीन द वेट एज एंड रिमूव द स्लैग प्रीवियस वेल्ड लेयर्स। एंड सेकंड क्या है, थर्ड वन, कि अगर हम वेल्ड कर रहे हैं, सपोज ऑलरेडी एक वेल्डिंग किया हुआ है, उसके ऊपर हम दोबारा वेल्ड कर रहे हैं, तो वेल्डिंग डिपॉजिट करने से पहले हमें उस सरफेस को प्रॉपर क्लीन कर लेना है, स्लैग को रिमूव कर लेना है, तब जाकर के वेल्डिंग मारना। फोर्थ वन, हैव ए प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंगल एंड ट्रेवल। इलेक्ट्रोड का एंगल अगर प्रॉपर है और ट्रेवल स्पीड बराबर है तो स्लैग इंक्लूजन का चांस दोस्तों नहीं रहता है। हो अब थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्लैग इंक्लूजन होता कैसे है और इसका रिमेडी क्या है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, इनकम्प्लीट फ्यूजन occur when the welder does not accurately weld the material and the metal pre-solidify, which lead to a gap which is not filled with molten metal। दोस्तों क्या होता है कि अगर वेल्डर वेल्डिंग मारता है तो मटेरियल सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा पोजीशन है जहां वो वेल्डर जो सॉलिडिफाई मटेरियल को मेल्ट नहीं कर पाया अपने आर्क इलेक्ट्रोड से, तो उस एरिया क्या रहता है, वो वैकेंट रह जाता है, वहां कुछ नहीं रहता है, वो वैकेंट रह जाता है। तो वो क्या होता है, वो जोन को इनकम्प्लीट फ्यूजन जोन बोलते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है दोस्तों, क्यों इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। पहला कारण है दोस्तों, इट ऑकर बिकॉज ऑफ द लो हीट इनपुट। अगर लो इनपुट रहेगा दोस्तों तो होगा क्या, मेटल प्रॉपर मेल्ट नहीं कर पाएगा तो इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस हो जाएगा। दूसरा क्या है, व्हेन द वेल्ड पूल इज वेरी लार्ज एंड रन अहेड ऑफ द आर्क। वेल्ड पूल अगर लार्ज है और आर्क रन अहेड कर रहे हैं, उस पर केयर नहीं कर रहे हैं, तो भी जाकर के इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस है। व्हेन द एंगल ऑफ द ज्वाइंट इज टू लो। अगर ज्वाइंट का एंगल बहुत कम है, सकरा है और इलेक्ट्रोड आया ज्यादा है, उस केस में भी क्या होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपर मटेरियल को के अंदर तक, वे जो वेल्ड ज्वाइंट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, तो भी इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा। चौथा क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंड टॉर्च एंगल में ऑल्सो लीड द इनकम्प्लीट फ्यूजन। करेक्ट इलेक्ट्रोड, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड है, सपोज मान लीजिए डाया भी अगर ज्यादा है तो भी हम नहीं, इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस है। और टॉर्च एंगल भी गलत है तो भी इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस होता है। पांचवा क्या है, अनप्रॉपर बेड पोजीशन। अनप्रॉपर अगर बेड पोजीशन जिग जाएगा जैसे तैसे है, उस केस में भी वो आपको प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलेगा, तो भी इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस रहता है। दोस्तों क्या है, रेमेडी क्या होता है, इसको कैसे क्या करेंगे कि इनकम्प्लीट फ्यूजन नहीं है। पहला क्या दोस्तों, इंक्रीजिंग द वेल्डिंग करंट एंड डिक्रीजिंग द ट्रेवल स्पीड विच हेल्प द रिमूविंग द चांस ऑफ इनकम्प्लीट फ्यूजन। इंक्रीजिंग द करंट एंड डिक्रीजिंग, दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम बात किए क्लास में कि जिगजैग हो, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है पहुंचने का, अगर वेल्ड स्पीड हम डिक्रीज कर देंगे और करंट इंक्रीज, उस केस में क्या होगा, डीप पेनेट्रेशन होगा और वहां से मेल्ट जो कुछ जोन जहाँ वैकेंट जोन है वहां वो रह नहीं पाएगा और वहां से मेटल मेल्ट होकर के मेरा डिपोजिट हो जाएगा। सेकंड क्या, रिड्यूसिंग द डिपोजिशन रेट। अगर डिपोजिशन रेट को भी रिड्यूस करते हैं तो भी इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस नहीं रहता। चौथा क्या है दोस्तों, ट्राई टू पोजीशन द इलेक्ट्रोड एंड टॉर्च एंगल प्रॉपरली सो दैट द एज ऑफ द प्लेट मेल्ट। इलेक्ट्रोड पोजीशन और टॉर्च एंगल अगर प्रॉपरली करते हैं, पोजीशन पे रखते हैं, तो भी इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस नहीं रहता है। फिफ्थ वन दोस्तों, positioning the bead properly so that sharp edge with overbead can be avoided। प्रॉपर बीड अगर पोजीशनिंग करेंगे, प्रॉपर सेकंड बीड फॉर्मेशन करेंगे, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर रहेगा तो इनकम्प्लीट फ्यूजन का चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आशा करते हैं कि आप लोग कौन चीज़ समझ गए हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन का कारण और कोर रेमेडी के बारे में समझ गए हैं। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट, नेकलेस क्रैकिंग। ये क्यों होता है दोस्तों ये मेनली ये जो डिफेक्ट होता है नेकलेस क्रैकिंग, वो मेनली इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में चांस ज़्यादा रहता है, होता है। तो बात करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। इट अकर इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग वेयर द वेल्ड डज नॉट पेनेट्रेट प्रॉपरली, देयरफॉर द मोल्टेन मेटल डज नॉट फ्लो इनटू द कैविटी एंड रिजल्ट इन ए क्रैकिंग नोन एज नेकलेस। इसका चांस इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों। और जो भी इलेक्ट्रोड वेयर, इलेक्ट्रोड क्या होता है कि प्रॉपर पेनेट्रेशन नहीं कर पाता है, पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, उस केस में एक फॉर्मेशन होता है। कॉज क्या है, कारण क्या है दोस्तों इसका? नेकलेस क्रैकिंग का फॉर्मेशन का कारण है इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। इट ऑकर इन मटेरियल सच एज निकेल, बेस एलॉय, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील एंड टिन एलॉय यूजिंग हाई स्पीड एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। दोस्तों पहला कारण है कि इम्प्रॉपर अगर टेक्निक गलत है तो भी प्रॉब्लम है। और मटेरियल सच है ये जो होता है वो मटेरियल सच है निकेल, बेस एलॉय और स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील एंड टिन एलॉय फॉर्मेशन होने का चांस रहता है। और यूजिंग हाई स्पीड ऑफ बीम इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं तो भी ये चांस फॉर्मेशन का रहता है। इसका रेमेडीज क्या है दोस्तों, कैसे ये करें कि क्या उपाय करें कि ये नहीं हो? यूजिंग ए प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक रिड्यूस द चांस ऑफ नेकलेस क्रैकिंग। अगर प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं तो इस केस में नेकलेस क्रैकिंग का फॉर्मेशन का चांस नहीं रहेगा। यूजिंग प्रॉपर मटेरियल फॉर वेल्डिंग, प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे वेल्डिंग के लिए तो भी चांस नहीं रहेगा। यूजिंग कांस्टेंट स्पीड ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस में अगर कांस्टेंट स्पीड को फॉलो करेंगे तो भी चांस नहीं रहेगा फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, अगर प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे इसके लिए तो भी ये फॉर्मेशन का चांस नहीं रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिफेक्ट इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन होता क्या है दोस्तों? दिस डिफेक्ट ऑकर ओनली इन द बट वेल्ड वेयर द ग्रूव ऑफ द मेटल इज नॉट फिल्ड कंप्लीटली। It is also called a incomplete penetration defect। दोस्तों होता क्या है कि ये जो डिफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ बट वेल्ड में होता है। बट वेल्ड जहाँ होता है, ग्रूव वेल्ड जहाँ होता है, ग्रूव वेल्ड वहीं पे ये डिफेक्ट होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं क्या होता है दोस्तों, ये वन साइड से अगर मेटल हम वेल्डिंग मारते हैं, अगर सेकेंड साइड जो रूट फेस होता है मेल्ट पार्टिकुलर ना मेल्ट हो करके बैक साइड मटेरियल बाहर आना चाहिए, वो नहीं आता है फ्यूज हो करके, तो उसको वो डिफेक्ट को बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। कॉज क्या था दोस्तों, क्या कारण इसका है? लेस डिपोजिशन ऑफ वेल्ड मेटल, यूज इम्प्रॉपर साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। लेस डिपोजिशन ऑफ द वेल्ड मेटल, भला क्या है? डिपोजिशन ऑफ वेल्ड, जितना रिक्वायरमेंट है वेल्ड मेटल को डिपॉजिट करने का, अगर उससे कम डिपॉजिट हुआ तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का चांस है। यूज ऑफ इम्प्रॉपर साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का साइज भी अगर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किए तो भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का चांसेस है। थर्ड क्या है? इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, अगर वेल्डिंग टेक्निक भी मेरा गलत है तो भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का चांस है। दोस्तों इसका रेमेडीज क्या है, इसको कैसे हम क्या है प्रॉपर टेक्निक क्या अपनाएं, कैसे अपना करें, क्या करें कि ये इसका चांस नहीं है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का? तो फर्स्ट क्या है? मोर डिपोजिशन ऑफ वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल को ज्यादा डिपोजिट करेंगे, जो जरूरत है उतना अगर रिक्वायर्ड है फिलअप करने के लिए, जितना हमको उस पार्टिकुलर पोजीशन में, ग्रुप ऑफ पोजीशन में अगर उतना डिपॉजिट करेंगे, उससे ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो इसका चांस नहीं रहता है। सेकंड क्या है? यूज ऑफ प्रॉपर साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड का अगर प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, सपोज जहाँ पर 2.5 mm यूज करना है, अगर हम 315 का यूज करते हैं, 3.15 इलेक्ट्रोड डाया यूज करते हैं या ज़्यादा डाया यूज करते हैं, उस केस में भी
इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का चांस रहता है। इसलिए दोस्तों जहां हमें जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, जैसा ग्रूव साइज है, जैसा फेस है, रूट एंगल, रूट फेस या रूट गैप के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोड का भी सिलेक्शन, प्रॉपर इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करेंगे। थर्ड क्या है, प्रॉपर टेक्निक ऑफ वेल्डिंग। अगर टेक्निक प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होगा, वेल्डिंग का प्रॉपर टेक्निक नहीं होगा, तो उस केस में भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का चांस है। दोस्तों ये जो इंटरनल डिफेक्ट, ये क्या लास्ट डिफेक्ट है, इसके बारे में जैसा कि इस सेशन में दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड 2 सेशन मिलाकर वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में हम आप लोगों के बीच में डिस्कस किए हो। आप लोगों को आइडिया आ गया होगा, समझ गए होंगे कि वेल्डिंग डिफेक्ट होता क्या है, इसका कारण क्या है, रिमेडी क्या है, और इसको किस टेक्निक से अगर हमें देखना है, डिफेक्ट को निकालना है, ऑब्जर्व करना है, तो किस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज करेंगे, सरफेस के लिए किसको कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, और सब सरफेस के डिफेक्ट के लिए कौन सा टेक्निक यूज करें। होप आप समझ ही गए होंगे। सरफेस डिफेक्ट के लिए जो कि आई से विजिबल नहीं है, आँख से दिख नहीं रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, ये डीपी यूज करते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट यूज करते हैं। और जो सब सरफेस डिफेक्ट है, जस्ट बिलो सरफेस है, वो उसको एमपीटी से भी हम, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट से भी हम जान जाते हैं, या फिर जो इंटरनल डिफेक्ट है उसको यूटी, आरटी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और रेडियोग्राफिक टेस्टिंग से हम डिटेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Therefore, we have listed all defect of welding present during any manufacturing process. While welding, it is very important to remove all the defect of welding present in workpiece. If there would be defect in the welding material, then in service condition, the component of the material would fail, which may lead to loss of property and sometimes also life. दोस्तों हमने वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में आप लोग कुछ बीचों में डिस्कस किया, और इस वेल्डिंग डिफेक्ट को हम क्यों रिमूव करते हैं, क्यों रिमूव करते हैं, इसको क्यों रिमूव करना चाहिए, क्यों छोड़ देना, नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इसलिए इसको रिमूव करना चाहिए कि पहला तो जिस मटेरियल जहां हम वेल्डिंग किए हैं, वो जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, वो पार्टिकुलर कहाँ लोकेशन पे यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, पार्टिकुलर किस इक्विपमेंट या जो भी पार्टिकुलर उसका यूज के बेस पे हम स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। सेकंड क्या है, अगर कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलता है दोस्तों, क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर या पार्टिकुलर इक्विपमेंट जो उस पे जिस स्ट्रक्चर पे इक्विपमेंट रखा हुआ है, वो स्ट्रक्चर जो भी है नॉर्मली स्ट्रक्चर, वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने के चांस क्या है, साथ क्या होता है दोस्तों कि मटेरियल तो जाएगा, जो है स्ट्रक्चर डिफेक्ट जो भी है वो कोलैप्स करेगा, लेकिन उसके साथ फर्टिलिटी, ह्यूमन लाइफ या किसी की जिंदगी भी जा सकती है। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारा लाइफ लॉस हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हम वेल्डिंग डिफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जो भी प्रॉपर टेक्निक होता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। दोस्तों होप आप लोगों के बीच में जो सेशन हमने शेयर किया आप समझ गए हो वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसके साथ इस सेशन का एंड करते हैं। होप फिर हम आगे एक नया सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।